Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will start a new chapter that is surface chemistry. तो सभी लोगों को क्या करना है, आंखें बंद कर लेनी है और जो भी बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनना है। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस से रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी जहाँ पर हम करते हैं वो क्या होती है, सरफेस केमिस्ट्री। अब एडजॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्प्शन होता क्या है। एडजॉर्प्शन वो फिनोमेना होता है जिसके थ्रू किसी भी सब्सटेंस को किसी सरफेस पर डिपॉजिट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है एड्सोर्बेट। एड्सोर्बेट पार्टिकल्स को बोला जाता है। एड्सोर्बेट पार्टिकल्स को बोला जाता है वो पार्टिकल्स जो किसी सरफेस पर डिपॉजिट होंगी। उनमें आप लिक्विड भी ले सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं या फिर गैसेस भी हो सकता है। एड्सोर्बेट आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एड्सोवेंट, वो सरफेस जिस पर आपको एडजॉर्प्शन कराना है उस सरफेस को क्या बोलते हैं, एड्सोवेंट बोलते हैं। जैसे कि आपका एक्टिवेटेड चारकोल हो सकता है, प्लैटिनम, निकल, पैलेडियम, सिलिका जेल, जिलेटिन एंड स्टार्च। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने प्लैटिनम कैटलिस्ट की तरह यूज़ देखा होगा, पैलेडियम का यूज़ देखा होगा। तो इन सब्सटेंस को वहाँ पर एड्सोवेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। इस पर कैटलिस्ट आएंगे और अपनी जो रिएक्शन है उससे बाइंड होकर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, एड्सोवेंट होता है सरफेस, एड्सोवेट होता है जो पार्टिकल डिपॉजिट होना है और उस पार्टिकल को सरफेस पर डिपॉजिट कराने की प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो सब्सटेंस को उसकी सरफेस पर डिपॉजिट न कराकर उसके बल्क के अंदर डिपॉजिट कराना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। दोनों में अंतर है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब है सरफेस के ऊपर डिपोजिशन कराना और एब्जॉर्प्शन का मतलब है सरफेस के ऊपर डिपॉजिट ना कराकर उसके अंदर डिपोजिशन कराना। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब क्या है, अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं तो उस फिनोमेना को हम सॉर्प्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जो होता है उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन सरफेस पर होती है। एब्जॉर्प्शन में जो कंसंट्रेशन होती है मैक्सिमम वो बल्क के अंदर होती है, सरफेस पर डिपोजिशन नहीं होता। जो एडजॉर्प्शन होता है वो शुरुआत में क्या होता है, बहुत फास्ट होता है क्योंकि वहाँ पर सरफेस पूरी खाली हुई होती है तो वहाँ पर पार्टिकल्स जल्दी जल्दी डिपॉजिट हो जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। फिर वो सरफेस भरने लगती है तो वहाँ पर जो है अट्रैक्शन भी कम होने लगता है और जिसकी वजह से वहाँ पर एडजॉर्प्शन का रेट घट जाता है। तो इनिशियली ये इंक्रीज़ होता है देन डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट डिपोजिशन। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, वहीं एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फिनोमेना होता है। एब्जॉर्प्शन सरफेस पर हमें डिपोजिशन कराना है तो वो वैसे है कि ये फास्ट रिएक्शन होने वाली है और जो एब्जॉर्प्शन है वो बल्क के अंदर तक जाएगा तो कुछ देरी लगेगी। इसका मतलब क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। ओके नाउ मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन है वो क्यों होता है या उसके पीछे क्या कारण है उसको जानेंगे। किसी भी सरफेस पर जो पार्टिकल सरफेस के अंदर होंगे, बल्क में मौजूद होंगे, वहाँ पर क्या होगा, वो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगाएंगे, आपस में ही उसके पार्टिकल लगाएंगे, लेकिन नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बट जो पार्टिकल सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनमें एक साइड से तो फोर्स नीचे mg लग जाएगा, लेकिन जो अपवर्ड फोर्स होगा उसे बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाना होगा। पार्टिकल को, सरफेस के पार्टिकल्स को अगर बैलेंस बनाए रखना है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना होगा। तो उस फोर्स की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है बैलेंस करने के लिए, तो वहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं, चाहे वो गैसेस हों, लिक्विड हों या फिर सॉलिड हों, उनका डिपोजिशन हो जाता है। उस मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो उस सरफेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं और वहाँ पर डिपोजिशन होने लगता है। एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसका मतलब है कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा, हीट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो नेगेटिव होगी। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि एंट्रोपी ऑफ गैसेस पार्टिकल, अगर वो गैस पार्टिकल है तो वो डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। क्यों, पहले पार्टिकल्स थे रैंडम मोशन कर रहे थे, एंट्रोपी मैक्सिमम थी, लेकिन अब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उस सरफेस से बाउंड हो गए हैं। बाउंड हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी एंट्रोपी खो चुके हैं या फिर रैंडमनेस को कम कर चुके हैं। पहले रैंडमली घूम रहे थे बट नाउ अब वो क्या है, वो सरफेस से स्टिक हो गए हैं, तो उनकी रैंडमनेस कम हो जाएगी। कम हो जाएगी इसका मतलब है डेल्टा एस जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डेल्टा जी की अगर हम बात करें तो डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि जो भी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। वो रिएक्शंस कैसी हैं, फीजिबल हैं, स्पॉन्टेनियस हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, सारे ही नेगेटिव होंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे एंट्रोपी ऑफ द टोटल सिस्टम, पूरे सिस्टम की बोले, तो वो तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंट्रोपी जो होती है यूनिवर्स की वो क्या होती है, हमेशा ही इंक्रीज़ करती है, दैट मीन्स डेल्टा एस जो होगी पॉजिटिव होगी। बट अगर बोले गैसेस की तो डेल्टा एस जो है वो गैसेस के लिए नेगेटिव होगा एडजॉर्प्शन के केस में। ओके, यहाँ पर हम कुछ आपको एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन क्या होता है एंड एडजॉर्प्शन क्या होता है। वाटर, गैस की फॉर्म में वाटर है, मतलब वाटर वेपर्स हैं हमारे पास। उन वाटर वेपर्स का रिएक्शन अगर एनहाइड्रस CaCl2 से कर दिया जाए तो वो प्रोसेस क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। एनहाइड्रस CaCl2 जो होगा वो वाटर गैसेस वेपर को क्या होगा, अपने में एब्जॉर्व कर लेगा, अंदर एब्जॉर्व कर लेगा, इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वहीं सिलिका जेल को अगर हम लें तो वाटर गैसेस को क्या होगा, अपनी सरफेस पर ऊपर रख लेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। याद रखने का तरीका क्या है, कोई भी आपने बोटल्स ली होंगी तो उसमें एक पाउच सा बना हुआ होता है और छोटे छोटे उसमें क्या होते हैं, वाइट कलर की छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं और वो पैकेट्स के अंदर बंद होती है। तो वो पैकेट जो होता है सिलिका जेल होता है, उसको हम इसलिए डालते हैं उस बोतल के अंदर जिससे कि जो भी मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो मैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, अपनी सरफेस पर कर लेगा, वो खुद गीला नहीं हो जाता, अपनी सरफेस पर कर लेता है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर सरफेस पर डिपॉजिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एडजॉर्प्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, इंक, इंक को अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या करेगा, वो वाटर अपने अंदर ले लेगा, अंदर ले लेगा मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बट इंक को हम
उस चौक के ऊपर डालते हैं तो उसकी सरफेस पर ही रहता है, सरफेस पर रह रहा है मतलब एडजॉर्प्शन का केस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम चारकोल को मिक्स करते हैं मिथाइलिन ब्लू के साथ, चारकोल को मिथाइलिन ब्लू के साथ मिक्स करते हैं तो ब्लू कलर जो होगा वो चारकोल के ऊपर आ जाएगा, मतलब एडजॉर्ब हो जाएगा। और जो मिथाइलिन ब्लू जो था, जिसके नाम में ब्लू था, अब ब्लू नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया एडजॉर्प्शन का। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन फिजियो एडजॉर्प्शन हो जाएगा एंड कैमी एडजॉर्प्शन। यहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे एडजॉर्प्शन के बारे में। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया एडजॉर्प्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे, जिसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है एंड केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉन डर वॉल होता है, केमिकल में आयनिक, और हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। वहीं फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होगा, फिजिकल रिवर्सिबल होगा, केमिकल इरिवर्सिबल होगा। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगी 20 से 40 किलो जूल पर मोल, तो फिजिकल के लिए होगी। अगर यही हीट -80 से -240 किलो जूल पर मोल होगी तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। नो एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, बट केमिकल एडजॉर्प्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी। मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑन द एब्जॉर्ब्ड सरफेस अंडर हाई प्रेशर, फिजिकल एडजॉर्प्शन में होगा। केमिकल एडजॉर्प्शन में यूनी मॉलिकुलर लेयर बनती है। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, गैस किस तरह की है। इजीली लिक्विफेबल गैस आर एडजॉर्ब रेडली। ठीक है, जो गैसेस इजीली लिक्विफेबल होंगी वो सरफेस पर बहुत जल्दी एडजॉर्ब हो जाएंगी फिजिकल एडजॉर्प्शन में। केमिकल एडजॉर्प्शन में अगर हम बात करें, विच कैन रिएक्ट विद द एडजॉर्बेंट सो कीमीजॉर्प्शन, उसमें भी जो ज़्यादा लिक्विफेबल होंगी वो जल्दी से एडजॉर्ब हो जाएंगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन घटता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज होता है देन डिक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन घटता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर इनिशियली बढ़ता है फिर घटता है, क्योंकि उसे एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना है, इसलिए इनिशियली बढ़ेगा, देन वो है नॉर्मल ट्रेंड डिक्रीज में आ जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, XYM। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब कितनी जल्दी एडजॉर्प्शन जो है वो होगा, इस बात को क्या क्या चीज़ें हैं वो अफेक्ट करेंगी। सबसे पहला नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट वो सरफेस जिस पर किसी भी सब्सटेंस को एडजॉर्ब कराना है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के लिए एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट या फ्री वैलेंसी ऑफ एडजॉर्बेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसा होगा, मतलब जो पार्टिकल एडजॉर्ब हो रहे हैं वो कैसे हैं, सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेस हैं। एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। एडजॉर्प्शन बढ़ेगा
तो एक्सटेंट ऑफ लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा। तो तीनों ट्रेंड्स को याद रखना है। एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर और एडजॉर्प्शन बढ़ेगा तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एडजॉर्प्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? अभी बताया था फिजिकल एडजॉर्प्शन अगर होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, और केमिकल एडजॉर्प्शन होगा तो फर्स्ट इंक्रीज करेगा दैन डिक्रीज करेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर जो होगा एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक्स बाई एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर इन दोनों में ग्राफ बनाया जाए एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर, तो इनिशियली क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फिर लास्ट में जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स इस तरह की है। एक तो फ्लैंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है जो कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए वर्क करती है। फ्लैंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ओवे बाय द एडजॉर्प्शन वेयर द एडजोवेट फॉर्म सिंगल लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द एडजोवेट। फ्लैंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म वहाँ पर काम करती है जहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन में सिंगल लेयर फॉर्म्ड हो रही हो। तो एक्स वाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल्स टू प्रेशर टू द पावर 1/n। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर टू द पावर 1/n। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के। अब यहाँ पर आपको याद रखना है जो 1/n है उसकी वैल्यू 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी, एंड 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। याद रखना है जो पावर 1/n है उसकी वैल्यू 1 से छोटी या 1 के बराबर, या फिर 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। ओके, अगर हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म की बात करें तो log x बाई एम प्लस का 1/n log p प्लस log k। जनरली यहाँ पर जो n की वैल्यू है 1/n की वैल्यू जो है 0.1 से लेके 0.5 तक वेरी करती है। अब फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने 3 टेम्परेचर ले लिए, एक हाई टेम्परेचर प्रेशर ले लिए, सॉरी हमने प्रेशर ले लिए। फ्रेंड्स एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में 3 प्रेशर ले लिए, एक हाई प्रेशर, एक लो प्रेशर एंड एक हमने मॉडरेट प्रेशर। और फिर इन तीनों प्रेशर्स पर हमने ये चेक किया कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो रही है, क्या प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर कोई पावर है या फिर उससे डिपेंड ही नहीं करती है। तो सबसे पहले हमने लो टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखा प्रेशर की रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, एक्स वाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर हमने मॉडरेट टेम्परेचर लिया तो वहाँ पर एक्स वाई एम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो था प्रेशर टू द पावर 1/n के प्रोपोर्शनल में मिला। फिर हमने जब हाई टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पता चला कि जो प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्स वाई एम इज़ प्रोपोर्शनल टू पी 0, मतलब वहाँ पर प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है एट हाई प्रेशर। ओके,
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के इन्वर्स होता है। जहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। नेक्स्ट दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब वो लो प्रेशर पर हो। प्रेशर की पावर 1/n होती है जब वो मॉडरेट पर हो, और हाई प्रेशर पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर रहता है। नेक्स्ट लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलती है? जब फ्रेंडलिस्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल हो गया था कि हाई प्रेशर पर हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन नहीं बता सकते हैं, तो नेक्स्ट आया लैंगमुइर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इन्होंने एक सिंपल एडजॉर्प्शन थ्योरम दिया जो एक थ्योरेटिकल था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस के ऊपर उन्होंने स्टडी किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस का। फिर उन्होंने एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दिया। एडजॉर्प्शन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी only till the whole of the surface is completely covered with a unimolecular layer of the adsorbed gas। एडजॉर्प्शन जब तक होता है उस सरफेस पर, किसी भी सरफेस की सॉलिड पर एडजॉर्प्शन जब तक होता है जब तक कि उस सरफेस पर एक कंप्लीट यूनिफॉर्म यूनिमोलिकुलर लेयर ना बन जाए, इन्होंने ये बोला। नेक्स्ट, adsorption consists of two opposite processes, namely condensation of the gas molecule on the solid surface and evaporation of the gas molecule from the surface back into the gaseous phase। ठीक है, तो जो एडजॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है, डिपोजिशन भी होगा और पार्टिकल जो है वो मूव कर भी जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि एडजॉर्प्शन भी होगा और डिजॉर्प्शन भी होगा। ये प्रोसेस जो होंगी वो क्या होंगी, साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। द रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड अपॉन द अनकवर्ड सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब एडजॉर्प्शन। उस सरफेस पर कोई भी पार्टिकल जब तक आएगा जब तक कि वहाँ पर जगह खाली है। नेक्स्ट, कंडेंसेशन जो होगा बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। जो रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है मतलब डिपोजिशन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ द गैस, सिंस अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक theory of the gases, number of molecules striking per unit area is proportional to the pressure। Adjacent adsorbed molecules do not interact, but adsorbate molecules have equal ability to interact। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन क्या है। जो एडजॉर्प्शन हम करा रहे हैं इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, किसी भी सब्सटेंस को किसी की सरफेस पर डिपॉजिट कराने की ज़रूरत ही क्या है। तो सबसे पहली बात, एडजॉर्प्शन का फिनोमेना जो है वो गैस मास्क बनाने के लिए किया जाता है। गैस मास्क एक ऐसी डिवाइस होती है, इस डिवाइस में चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल को लिया जाता है और मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट। जो लोग कोल माइंस के अंदर काम करते हैं वहाँ पर क्या होगा, जो पॉइजनस गैसेस होती हैं उन गैसेस को
उस पर डिपॉजिट करा लिया जाता है, जिससे कि वो इंसान जो माइंस में काम कर रहे हैं वो घातक बीमारियों से बच सके। ठीक है, तो गैस मास्क बनाए जाते हैं इसके। रिमूवल ऑफ कलर मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन से कलर्ड मैटर को रिमूव करने के लिए हो सकता है इसका उपयोग। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि मिथाइलिन ब्लू को हम चारकोल के साथ जब मिक्स करते हैं तो ब्लू कलर जो होता है एड्सॉर्ब हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, और जो मिथाइलिन ब्लू था वो अब ब्लू नहीं कलर लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। Separation of inert gases. Due to the difference in the degree of adsorption of gases by charcoal, a mixture of noble gas can be separated by adsorption on coconut charcoal at different temperature. अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग एडजॉर्प्शन की डिग्री होने की वजह से हम इनर्ट गैसेस को भी हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 3 यूजेस बता दिए। गैस मास्क में इसका यूज होता है रिमूवल ऑफ द कलरिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। ठीक है, इनर्ट गैसेस को सेपरेशन में हेल्प करते हैं। आपको याद रखना है फेरुलस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो था वो हाई टेम्परेचर के लिए नहीं है, उसने हाई टेम्परेचर के लिए नहीं बताया था। उसके बाद उसने एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आया लैंगवेयर, उसने बताया था कि हाई टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन इस चैप्टर में थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर का पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होते हैं एंड सस्पेंशन क्या होता है। 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उसे हम क्रिस्टलॉइड्स भी बोलते हैं। जब भी आप इन सब को पढ़ रहे होंगे कोलॉइड एंड क्रिस्टलॉइड, तो वहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि क्रिस्टलॉइड है या कोलॉइड है। क्रिस्टलॉइड बोला है दैट मीन्स वो ट्रू सॉल्यूशन है। कोलॉइड एंड सस्पेंशन, तो पार्टिकल साइज की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलॉइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। वहीं सस्पेंशन जो होता है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ट्रू सॉल्यूशन या फिर क्रिस्टलॉइड को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। कोलॉइड्स को हम नेक्ड आइज से देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। विजिबल आइज से अगर हम देख पाते हैं तो वो होते हैं सस्पेंशन। फिल्टर पेपर से या फिर किसी भी मेम्ब्रेन से हम ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर से हम कोलॉइड्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेम्ब्रेन से या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हम कोलॉइड्स को अलग कर सकते हैं। और सस्पेंशन में तो दोनों ही, चाहे वो हम फिल्टर पेपर का यूज़ कर लें या फिर मेम्ब्रेन का यूज़ कर लें, दोनों ही पॉसिबल है। डिफ्यूजन जो होता है ट्रू सॉल्यूशन में रैपिड होता है और कोलॉइड्स में डिफ्यूजन वेरी स्लो होता है। सस्पेंशन में तो डिफ्यूजन होता ही नहीं है। सेटलिंग की अगर हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट सेटल, कोलॉइड्स डज नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, बट इट में सेटल अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो वहाँ पर कोलॉइड पार्टिकल्स बैठ सकते हैं। सस्पेंशन जो होता है नीचे बैठ जाता है ग्रेविटी की वजह से। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। कोलॉइडल एंड सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है। टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट जो है
वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, कोलाइड पार्टिकल में, ठीक है। टिंडल इफेक्ट जो होता है वो ऑप्टिकल फिनोमेना है, एंड ब्राउनियन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक प्रॉपर्टी मोशन की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको साइज क्या होता है कोलाइड पार्टिकल का, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। हम इन्हें फिल्टर पेपर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट किसी स्पेशल मेथड जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन उससे हम निकाल सकते हैं। नेक्ड आई से दिख भी सकते हैं ये, एंड हेड्रोजीनियस होते हैं, और टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट को ये शो करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप क्या हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेजेस से मिलकर बना हुआ होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा होता है डिस्पर्स मीडियम फेज। जो होता है वो सॉल्यूट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, और डिस्पर्स मीडियम जो होता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल को, ठीक है। मीडियम जो होता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल को, जैसे याद रख सकते हैं आप, सॉल्यूशन में आपने पढ़ा था कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। उसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा, डिस्पर्स फेज सॉल्यूट की तरह काम करेगा, और डिस्पर्स मीडियम, मीडियम क्या होगा, वहाँ वाटर ले लेते थे जनरली, तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट ही। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम होगा, ठीक है। फर्दर हमने यहाँ पर इसे डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। ये 8 तरह का होता है। इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, ये 2 तरह का होगा, एक लायोफोबिक, एक लायोफिलिक। टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज, ये 3 तरह का होगा, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड। मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड, ठीक है। ये किसके बेसिस पर है, टाइप ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमने 3 बेसिस पर इसे डिसाइड कर लिया है। पहला क्या होगा, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। दूसरा हो जाएगा इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, और तीसरा है टाइप ऑफ डिस्पर्स फेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की क्या है। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड गैस, गैस सॉलिड एंड गैस लिक्विड। ये 8 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस तरह का दिखता है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, इसके बेसिस पर हमने इसे डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में, कोलाइडल पार्टिकल्स को, ओके। तो सबसे ज़्यादा आता है सोल। सोल में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और लिक्विड जो होता है मीडियम होता है, ठीक है, डिस्पर्स मीडियम होता है, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल होता है, लिक्विड मीडियम होता है, वो मिलकर सोल बनाता है। सोल में आपका इंक आ जाएगा, कोलाइडल गोल्ड पेंट, या फिर सेल फ्लूइड, ये सारी चीज़ जो होंगी वो सोल के अंदर आ जाएंगी। कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम है सोल। नेक्स्ट जेल आता है, एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जेल पूछा जाता है। लिक्विड सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट जो होगा इसमें सॉलिड होगा। लिक्विड जो होगा वो डिस्पर्स फेज होगा, एंड सॉलिड जो होगा डिस्पर्स मीडियम होगा। चीज़, कर्ड, जेली, बुट पॉलिश, बटर, ये एग्जाम्पल है जेल के। इमल्सन, इसमें लिक्विड इन लिक्विड दोनों ही फेज, चाहे वो डिस्पर्स मीडियम हो, डिस्पर्स पार्टिकल हो, डिस्पर्स फेज हो, वो दोनों ही लिक्विड होंगे तो इमल्सन होगा।
इमल्सन में मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, कोल्ड क्रीम ये आ जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम आपसे सोल, जेल, इमल्सन पूछता है, इसको आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में टेबल है, उसको भी याद रख लेना है। अगर डिस्पर्स मीडियम वाटर है तो हम हाइड्रोसोल या फिर एक्वासोल बोलेंगे। बेंजीन है तो बेंजोसोल, एल्कोहल है एल्कोसोल, एयर है तो एरोसोल। ठीक है, अगर डिस्पर्स मीडियम मतलब सॉल्वेंट है वाटर तो हाइड्रोसोल। इसी तरह से हम इन्हें याद रखेंगे। इमल्सन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, OW टाइप एंड WO टाइप। ऑयल इन वाटर, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑयल इन वाटर, ऑयल को हम वाटर में डाल रहे हैं तो वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीडियम हो जाएगा, डिस्पर्स मीडियम, और ऑयल बन जाएगा डिस्पर्स फेज। मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम ये सारे जो होंगे ऑयल इन वाटर टाइप के होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिस्पर्स मीडियम क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट में आ रहा है वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। सॉल्वेंट यहाँ पर आपको समझना है कि डिस्पर्स मीडियम होता है, जैसे कि बटर, कोल्ड क्रीम, कोल्ड लिवर ऑयल, ये सारे जो होंगे वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन होंगे। नेक्स्ट जेल, जेल में अगर हम बात करें तो लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन द सॉलिड मीडियम, जिलेटिन हैव बोथ एज सोल एंड जेल। याद रखना है, जिलेटिन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सोल भी होता है, जेल भी होता है। ठीक है, जेल जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, इलास्टिक जेल या फिर नॉन इलास्टिक जेल। ठीक है, इलास्टिक जेल हो सकते हैं या फिर नॉन इलास्टिक जेल हो सकते हैं, ये दो प्रकार के होंगे। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल। ये हम डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। लायोफिलिक, फिलिक वर्ड लविंग के लिए यूज़ किया जाता है। लायोफिलिक का मतलब है सॉल्वेंट लविंग, जो सॉल्वेंट लविंग होंगे मतलब डिस्पर्स मीडियम लविंग होंगे। एंड लायोफोबिक, फोबिया, फोबिया क्या होता है, डर। ठीक है, तो डर लगेगा तो किसी चीज़ से तो उसे हम हेट करेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे लायोफोबिक, फोबिया, फोबिया मतलब डर, किसी चीज़ से डर लगेगा तो हम हेट करेंगे, तो सॉल्वेंट हेटिंग होंगे। ओके, हम बात करते हैं जो लायोफोबिक सोल होते हैं उसे हम इमल्सॉइड भी बोलते हैं, और लायोफोबिक होते हैं उस पर सस्पेंसॉइड भी बोलते हैं। जिलेटिन, स्टार्च, गम, एल्बुमिन, सेलुलोज ये सारे लायोफिलिक होंगे, लविंग, सॉल्वेंट लविंग होंगे। लेकिन जो मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स होंगे या फिर मेटल और उनके सल्फाइड्स होंगे, ये सारे क्या होंगे, लायोफोबिक सोल होंगे। लायोफोबिक सोल का मतलब है वाटर से उन्हें डर लगेगा। लायोफिलिक जो लविंग है वो क्या होंगे, इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे बाई सेकिंग एंड वार्मिंग द सब्सटेंस विद सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के साथ वो गर्म करके या हिला के वो इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन जो लायोफोबिक हैं, जिन्हें डर लग रहा है, तो उन्हें बाहर लाने के लिए क्या करना होगा, स्पेशल मेथड अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप डर रहे हैं तो आपको बाहर लाने के लिए क्या होगा, स्पेशल मेथड्स
जो होंगे उनका यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह से लायोफोबिक सोल को बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो लायोफिलिक होते हैं वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, वो डर नहीं रहे हैं तो स्टेबल होंगे। तो लायोफोबिक जो होगा वो कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। लायोफिलिक रिवर्सिबल होंगे, लायोफोबिक इरिवर्सिबल होंगे। विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। लायोफिलिक सोल के अंदर लायोफोबिक में विस्कोसिटी नियरली सेम होती है। चार्ज हैव लिटिल चार्ज और नो चार्ज एट ऑल। ठीक है, किसी भी पार्टिकल पर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है लायोफोबिक में, लायोफिलिक में। और अगर लायोफोबिक की बात करें, पार्टिकल्स कैरी ए चार्ज आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। जो लायोफोबिक होंगे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा उन पर या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। लायोफिलिक जो लविंग होंगे वो क्या होंगे, प्रेसिपिटेट बाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फोबिक वाले लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट तीसरा पार्ट था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड। फॉर्मेशन by aggregation of the large number of atoms or smaller molecules of substance। large number of atoms और small molecules of substance से मिलकर एक बड़ा बनाना मल्टी मोलिकुलर के अंदर आएगा, जैसे कि गोल्ड सोल सल्फर सोल हो जाएगा। मैक्रो मोलिकुलर suitable solvent, macromolecules form the solution in which size of particle may be colloidal range। पार्टिकल ऐसे पार्टिकल का एग्रीगेशन से बनते हैं जहाँ पर पार्टिकल का साइज जो है वो कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में होता है, जैसे कि स्टार, सेलुलोज एंड प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आएंगे। एसोसिएटेड कोलाइड्स जो होंगे उसमें क्या होगा, सोप एंड डिटर्जेंट आएगा। यहाँ पर सब्सटेंस विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन लो है तो कोई भी सब्सटेंस क्या होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, बट गेट एग्रीगेट एट हायर कंसंट्रेशन। जब आप उसमें ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो एग्रीगेट हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इस तरह के कोलाइड्स को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलेंगे। यहाँ पर सोप एंड डिटर्जेंट हो जाएगा। एसोसिएटेड कोलाइड्स के अंदर जो कि सोप एंड डिटर्जेंट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, मिसाइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब भी हम इन्हें सोप या डिटर्जेंट को पानी के अंदर घोलते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये एक मिसाइल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव आयन एग्रीगेट टू फॉर्म अ मिसाइल ऑफ कोलाइडल साइज। नेगेटिव आयन हैज़ अ लॉन्गर हाइड्रोकार्बन चेन and a polar group at the end, one end। longer हाइड्रोकार्बन चेन जो कि टेल होती है which is insoluble in water is directed toward the center।
सेंटर की तरफ नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन होती है वो प्रेजेंट होती है, एंड सॉल्वेबल पार्ट हेड जो कि होता है आउटसाइड द सरफेस इन द कांटेक्ट विद वाटर। ठीक है, जो पोलर पार्ट होगा वो हेड पार्ट होगा, हेड पार्ट होगा आउटर सरफेस में होगा जो पानी की सरफेस से अटैच होगा, और जो भी डर्ट पार्टिकल है उसकी तरफ वो लॉन्ग नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट होगी। चार्ज ऑन द मिसाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। जो ये पूरा सिस्टम बना है जिसमें हेड पोलर है, नॉन पोलर टेल है, हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई टेल है, नेगेटिवली चार्ज है, इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा किसी भी डर्ट पार्टिकल के चारों तरफ, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मिसाइल का फॉर्मेशन। ठीक है, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, वो कंसंट्रेशन above which association of the particle that is missile formation होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन है जहाँ पर किसी भी above which मिसाइल का फॉर्मेशन होगा, वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मिसाइल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सोप के लिए ये 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर होता है। Colloids have both lyophobic and lyophilic part. Missile may contain as many as 100 molecules or more. Craft temperature. Craft temperature above which the missile are formed, वो temperature जिसके ऊपर मिसाइल का फॉर्मेशन होता है। जो मिसाइल होता है उसमें हेड पोलर होता है, टेल जो होती है नॉन पोलर होती है, हेड हाइड्रोफिलिक होता है मतलब वाटर लविंग होता है, टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, necessary and sufficient condition for the missile formation। मिसाइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है जो नेसेसरी है। कंपाउंड मस्ट हैव हाइड्रोफोबिक पार्ट मीन्स लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसके पास लॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल होनी चाहिए। अ कंपाउंड मस्ट हैव हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पार्ट होना चाहिए, जैसे कि SO3 नेगेटिव, COO नेगेटिव, NR3 positive. All these compounds which form missiles are also known as surfactant। सर्फेक्टेंट क्या होता है, वो सारे कंपाउंड जो मिसाइल का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें बोलते हैं। दे आर एक्टिव एजेंट विच रिड्यूस सरफेस टेंशन। ठीक है, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव एजेंट होते हैं जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। सर्फेक्टेंट जिसमें कैटायनिक सर्फेक्टेंट, एनायनिक एंड न्यूट्रल। कैटायनिक में देखो याद करने का एक सिंपल तरीका है, कैटायनिक सर्फेक्टेंट बोल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा वाला पार्ट कैटायन बनेगा, जिसका नेम है उसको बड़े वाले आदमी का ही नेम रखते हैं। तो जैसे कि सी टाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब अमोनियम क्लोराइड इन चीज़ों को अलग करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड वाले पार्ट पर प्लस और क्लोरीन वाले पार्ट पर नेगेटिव। तो ये जो मैक्सिमम बड़ा वाला पार्ट आया है
जिस पर पॉजिटिव चार्ज बना है, मतलब ये कैटायनिक होगा। उसी तरह से ऑक्टा डेकाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो दोनों को यहाँ से कट करेंगे तो अमोनियम वाले पार्ट पर पॉजिटिव, क्लोराइड वाले पर नेगेटिव, तो जो बड़ा हुआ पोर्शन है उसकी वजह से नाम आएगा। तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक कैटायनिक सरफेक्टेंट होगा। नेक्स्ट एनाइनिक, एनाइनिक में भी नेगेटिव चार्ज बड़े वाले पार्ट पर आना चाहिए। जैसे कि हम बोल रहे हैं सोडियम पामेटेट, सोडियम पर +1 होगा, उसे अलग कर दो, बाकी जो पार्ट बचा है उस पर नेगेटिव होगा, और वो पार्ट जो है वो पामेटेट वाला नेगेटिव पार्ट ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ये अनाइनिक होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इसे। एनाइनिक सर्फेक्टेंट, डिस वॉशिंग, ये जो होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं एंड एसोसिएटेड इन द एक्वस मीडियम, बट दीज मॉलिक्यूल्स ऑल्सो हैव अ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों एंड्स होंगे, बट ये आयोनाइज नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, Lyophilic salt may be prepared by simply warming the solution with liquid dispersed medium, बट जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं उनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। उन मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। डिस्पर्जन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड, दो तरह के मेथड हो जाएंगे, एक डिस्पर्जन मेथड, एक कंडेंसेशन मेथड। अगर डिस्पर्जन मेथड की हम बात करें तो वो हो जाएगा मैकेनिकल डिस्पर्जन, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन एंड पेप्टाइजेशन। केमिकल कंडेंसेशन या फिर एग्रीगेशन के अंदर फिजिकल मेथड, जिसमें आप पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड बाई एक्सेस कूलिंग। सेकेंड केमिकल मेथड होगा, केमिकल मेथड में हम पढ़ेंगे डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मैकेनिकल डिस्पर्जन, इसमें क्या होता है, आप सब्सटेंस जो भी आपको मिला है उस सब्सटेंस को ग्राइंड करेंगे, जितना छोटा हो सके उतना, और उसको हम सॉल्वेंट के साथ, सॉल्वेंट मतलब डिस्पर्जन मीडियम के साथ घोलेंगे, मिलाएंगे, और एक सस्पेंशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस सस्पेंशन इज पास थ्रू द कोलाइडल मिल, इस सस्पेंशन को हम कोलाइडल मिल से पास कराएंगे, जहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ब्रोकन हो जाएंगे टू प्रोड्यूस अ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल साइज। ठीक है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, और फर्दर छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल डिस्पर्जन। मतलब क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स को क्या करेंगे हम, ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड इतना करेंगे जितना पॉसिबल हो सके, फिर हम इसे हम सॉल्वेंट मीडियम के साथ डालकर फिर से ग्राइंड करेंगे, और इनका साइज लगभग कोलाइडल पार्टिकल जैसा हो जाएगा। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड, ये क्या है, ब्रिटिश आर्ग मेथड। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसे मेटल्स के लिए ये जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पर हम यहाँ पर KOH के ट्रेस अमाउंट में यूज़ करते हैं। प्लैटिनम, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लेड सोल्ट आर प्रिपेयर्ड बाई ब्रिटिश आर्क मेथड। ठीक है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर जो महंगे महंगे मेटल हैं उनको हम इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड दैट इज ब्रिटिश आर्क मेथड से यूज करते हैं। पेप्टाइजेशन,
ये प्रोसेस जो होता है वो कोगुलेशन के अपोजिट हो रहा है। पेप्टाइजेशन प्रोसेस इज अपोजिट टू द कोगुलेशन। इस मेथड में हमें क्या करना होता है, जो भी पेप्टाइजेशन होता है उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम सेक करते हैं किसी सॉल्वेंट के साथ। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई और इलेक्ट्रोलाइट लेकर हम इसे क्या करेंगे, सेक करेंगे। द इलेक्ट्रोलाइट यूज जो भी कर रहे हैं उसे पेप्टाइजिंग एजेंट के साथ हम उसे मिक्स करके यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मेथड था केमिकल कंडेंसेशन मेथड, जिसके अंदर केमिकल मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। डबल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिर सेपरेट ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, फिर सेपरेट रिडक्शन एंड लास्ट वन इज हाइड्रोलिसिस। फिजिकल मेथड के अंदर था एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेस कूलिंग। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन बने हैं, अभी तक हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, लेकिन हम बन चुके हैं तो उन्हें उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो उन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम डायलिसिस यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज़ करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये 3 मेथड हैं जिनके थ्रू हम किसी भी पार्टिकल को जो है वो प्यूरिफाई करेंगे, कोलाइडल पार्टिकल को क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड होता है उसमें कोलाइडिन का यूज़ किया जाता है। कोलाइडिन क्या होता है, 4% सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज, 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether। अल्कोहल एंड ईथर के मिक्सचर में 4% नाइट्रोसेलुलोज के मिक्सचर को कोलाइडिन बोलते हैं। ये हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के स्टेप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हैं। विजिबिलिटी, इन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट को एक्सिबिट करते हैं। टिंडल इफेक्ट एक ऑप्टिकल फिनोमेना होता है। सबसे पहले टिंडल इफेक्ट को फैराडे ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, सबसे पहले जो टिंडल इफेक्ट है उसे किसने देखा था, फैराडे ने देखा था। बाद में जब टिंडल ने इसके बारे में पढ़ा तो उसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी सोल जो टिंडल कोण दिखाता है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट दिखाने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, तो टिंडल इफेक्ट दिखाने के लिए 2 कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी। डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जिस वेवलेंथ की लाइट यूज़ कर रहे हैं उसी वेवलेंथ का पार्टिकल भी होना चाहिए, मतलब छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। उनके मैग्नीट्यूड में दोनों के में बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हैं जिन कंडीशन पर टिंडल इफेक्ट
देखा जा सकता है। सबसे पहला वेवलेंथ जो होगी डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की और जो लाइट यूज़ कर रहे हैं दोनों की ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए या फिर ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड और सॉल्वेंट के दोनों ही ग्रेट डिफरेंस होना चाहिए। काइनेटिक प्रॉपर्टी में हम ब्राउनियन मोशन के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। कंटिन्यूस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन अ डिस्पर्जन मीडियम, मतलब सॉल्वेंट के अंदर कोई भी जो पार्टिकल हैं वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी है जो कोलाइडल पार्टिकल शो करते हैं। चार्ज ऑन अ कोलाइडल पार्टिकल, यह आपको याद रखना है कि कोलाइडल पार्टिकल पर चार्ज, कोलाइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, हमेशा कैरी करके चलते हैं। म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन सिमिलरली charged particles prevent them from aggregation and settling under the action of gravity. This gives the stability to the solution. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या फिर कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज में सारे मेटल के हाइड्रोक्साइड जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड मेटलिक ऑक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड जिसमें हाइड्रेटेड मेटलिक ऑक्साइड जैसे Al2O3.2S2O, ये सारे होंगे पॉजिटिवली चार्ज सोल। बेसिक डाई इन एसिडिक मीडियम लाइक मिथाइलिन ब्लू सोल, ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा। प्रोटीन जो होगी इन एसिडिक मीडियम वो भी पॉजिटिव चार्ज सोल की तरह काम करेगी। हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी होगा, वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। बट हमारा ब्लड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल होता है। ठीक है, तो याद रखना है हमारा इंसान के अंदर जो ब्लड होगा वो नेगेटिवली चार्ज सोल बनाएगा और हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज बनाएगी। नेगेटिवली चार्ज में मेटल के सारे सल्फाइड्स होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज सारे मेटल्स हो जाएंगे। प्रोटीन बेसिक मीडियम में होगी एंड कॉन्गोरेट सोल ये भी नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, जिलेटिन, चारकोल, स्टार्च, गम ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूवमेंट ऑफ सोल पार्टिकल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल मतलब डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करके जाते हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कैटाफोरेसिस भी हो सकता है, एनाफोरेसिस भी। कैटाइन की तरफ जाएंगे कैटाफोरेसिस, एनाइन की तरफ तो एनाफोरेसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होगा? डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होंगे वो मूव कर जाएंगे। कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सेटिंग डाउन ऑफ डिस्पर्स फेज पार्टिकल, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल हैं उन पार्टिकल्स का सेटलिंग डाउन हो जाना ही कोगुलेशन कहलाता है। और इसी बात को हम कोगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन बोल देंगे। नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा या फिर कोगुलेट हो चुका है।
कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक मतलब जो डरते हैं, सॉल्वेंट हीटिंग सोल्स होते हैं, उनका कोगुलेशन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मिक्सिंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल या फिर बॉयल करके एंड रिपीटेटिव डायलिसिस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, उसमें हम यहाँ पर एक रूल पढ़ते हैं, हार्डी-सूज़े रूल। हार्डी-सूज़े रूल क्या बोलता है? प्रेसिपिटेशन इफेक्ट ऑफ एन आयन ऑन डिस्पर्स फेज और अपोजिट चार्ज इंक्रीज विद वैलेंसी ऑफ आयन। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है? हायर द वैलेंसी ऑफ द फॉकुलेटिंग आयन ग्रेटर द कोगुलेशन पावर। जैसे नेगेटिवली चार्ज सोल आपको दे रखा है, तो उसके लिए पॉजिटिवली चार्ज सोल आपको लाना चाहिए, तभी तो वो प्रेसिपिटेट होंगे। तो नेगेटिवली चार्ज सोल या पॉजिटिवली चार्ज सोल है, ये बात आप पहले पता करेंगे। उसके बाद आप जानेंगे कि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाला होना चाहिए, और मैक्सिमम उस पर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, गोल्ड नंबर जो होता है वो इन्वर्स होता है प्रोटेक्टिव पावर। गोल्ड नंबर जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रोटेक्टिव पावर उसकी कम होगी। गोल्ड नंबर जो होता है वो मैक्सिमम होता है स्टार्च के लिए एंड मिनिमम होता है जिलेटिन के लिए। ठीक है, तो गोल्ड नंबर इन्वर्स ऑफ प्रोटेक्टिव पावर होता है, ये भी आपको याद रखना है। कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, इनकी क्या एप्लीकेशन है? तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक आजकल पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इन पॉल्यूशन को जो पार्टिकल हैं, पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करना भी क्या है? कोलाइडल पार्टिकल का ही एक एप्लीकेशन है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी है हम पीते हैं उनको प्यूरिफाई करना, मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं हम। सोप एंड डिटर्जेंट की क्लीनिंग एक्शन, इसमें भी हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोलाइडल पार्टिकल का जो पॉइंट था वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट, कैटलिस्ट एंड कैटेलाइसिस। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या होते हैं? जब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में हो, मतलब मान लो रिएक्टेंट भी हमारे पास गैस है और गैस ही आपका कैटलिस्ट हो, या फिर सॉलिड हमारे पास रिएक्टेंट है तो सॉलिड ही हमारे पास कैटलिस्ट हो, तो इस प्रोसेस को हम क्यों बोलेंगे? होमोजीनियस कैटलिस्ट। एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वो होंगे जहाँ पर दोनों ही डिफरेंट फेज में हों। प्रमोटर, ऐसे सब्सटेंस do not resemble as a catalyst but their presence increase the activity of catalyst। प्रमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट जैसे सब्सटेंस होते हैं, जो कैटलिस्ट जैसे होते हैं, बट वो कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करते, लेकिन उनकी प्रेजेंस में कैटलिस्ट का काम जो होता है वो अच्छा हो जाता है। कैटलिस्ट जो होते हैं उनकी एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। ओके, जैसे कि हमने हैवर प्रोसेस अमोनिया की प्रिपरेशन में पढ़ा था कि आयरन जो होता है कैटलिस्ट की तरह वहाँ पर काम करेगा, लेकिन मोलिब्डेनम जो होगा वो किस की तरह काम करता है? वहाँ पर प्रमोटर की तरह काम करता है। इनहिबिटर वो सब्सटेंस होते हैं जो डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये
केमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, रेट को कम कर देते हैं, तो उन्हें हम इनहिबिटर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कैटालिटिकल पॉइजन। कैटालिटिकल पॉइजन के अंदर हम बात करें वो सब्सटेंस प्रेजेंस जिनकी प्रेजेंस में डिक्रीज और डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी या तो डिक्रीज हो जाएगी या फिर वो कैटलिस्ट अपनी जो पावर है ऑफ कैटालिसिस उसको खो देगा, उन्हें हम कैटालिटिकल पॉइजन बोलेंगे। ऑटो कैटलिस्ट, जब प्रोडक्ट में कोई किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट ही एज अ कैटलिस्ट काम करने लगे तो हम उसे ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें CH3COOH की प्रिपरेशन में CH3COH ये कैटलिस्ट की तरह काम करने लगेगा जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे CH3COOC2H5 की, तो वहाँ पर CH3COH ऑटो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर हम कैटलिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में देख लेते हैं। एक कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड इन अ मास केमिकल कंपोजिशन बट कैन चेंज देयर फिजिकल स्टेट, चेंज कर सकता है लेकिन केमिकली वो सेम रहेगा, मास भी उसका सेम रहेगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट की ही ज़रूरत होती है जिससे ही वो पूरी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है। डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते हैं। जनरली कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट का नेचर भी नहीं चेंज करते हैं। व्हेन कैटलिस्ट इज अ सॉलिड इट इज़ यूजली मोर efficient when used in finely divided form। ठीक है। कैटलिस्ट को सॉलिड फॉर्म से अच्छा उसको हम फाइनली डिवाइड करके यूज़ करें क्योंकि वहाँ पर सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। जनरली कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। कैटलिस्ट जो होता है इक्विलिब्रियम को भी चेंज नहीं करते हैं। कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। रेट कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी को चेंज नहीं कर सकते, फ्री एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते, एंट्रोपी को चेंज नहीं कर सकते। तो कैटलिस्ट जो होते हैं ना तो एंट्रोपी, ना फ्री एनर्जी, ना ही हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक थे जो कैटलिस्ट शो करते हैं। जियोलाइट्स जो होते हैं वो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। जियोलाइट्स का स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जियोलाइट्स जिसे हम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बोलते हैं, वाटर सॉफ्टनर होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर में यूज़ किए जाते हैं। 3D स्ट्रक्चर होता है इनका, 3D सिलिकेट्स भी बोलते हैं इन्हें जियोलाइट्स को। जियोलाइट्स की एप्लीकेशन की बात करें तो जियोलाइट्स जो होते हैं क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमेराइजेशन में यूज़ किया जाता है। वही एल्कोहल
में ZSM-5 जियोलाइट को यूज़ करके उसे गैसोलीन पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अल्कोहल से पेट्रोल बनाना है तो जियोलाइट ZSM-5 का आप यूज़ करेंगे। कैटलिस्ट जो होते हैं वो हाईली इफ़िशिएंट होते हैं एंड हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। 1 molecule of enzyme may transfer 1 million molecules of the reactant per second। एक सेकंड में 1 मिलियन से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करा सकता है, इतनी रिएक्शन को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये हाईली इफ़िशिएंट होते हैं। दूसरी स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। वन कैटलिस्ट लिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। एक कैटलिस्ट एक से ज़्यादा रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता है, इसका मतलब हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच पर काम करते हैं। ठीक है, हाईली एक्टिव अंडर 5 से 7। जब इनका पीएच 5 से 7 होगा तो हाईली एक्टिव होंगे। या फिर टेम्परेचर इनका जो होगा 298 केल्विन से 310 केल्विन तक ये काम करेंगे। अगर हाई टेम्परेचर होगा 310 काम करेंगे, एफिशिएंसी थोड़ी रिड्यूस हो सकती है। इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कॉपर एंड कोएंजाइम्स। ये कोएंजाइम्स की एक्टिविटी इनको भी इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने यहाँ कवर कर ली है।